इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना है लेकिन पता नहीं है कौन सा आईटीआर फॉर्म हम चुने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। अब इनकम टैक्स में 5 हेड बनाए गए हैं जिसमें इनकम के सारे सोर्स को कवर किया जाता है। पांचों हेड कौन से हैं? पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है कैपिटल गेन, चौथा है बिजनेस इनकम और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी इनकम का सोर्स है उसको आपको डिवाइड कर देना है इन 5 हेड में। एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो जो ट्रेडिंग करते हो उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। अगर लॉस हो जाता है तो बिजनेस लॉस माना जाता है, ये बिजनेस वाले हेड में चले जाएगा। मान लो कि आप इन्वेस्टिंग करते हो तो जो भी गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन में आपको रखना होता है, कैपिटल लॉस वाले हेड में रखना होता है। डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसको अदर सोर्स वाले हेड में आपको रखना होता है। तो इस तरीके से जो भी आपका इनकम का सोर्स है उसको डिवाइड कर देना है इन 5 हेड में। तो सोर्स ऑफ इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि कौन सा आईटीआर फॉर्म लग सकता है। उसके अलावा असेसी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इनको हम असेसी कहते हैं। तो असेसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमें चूज करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा जिससे मोटिवेशन मिल जाता है, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिएगा ताकि और इम्प्रूव हम अपने आप को कर सके। रिएक्शन अगर आप नहीं देते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कौन से वीडियोस, कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो रिएक्शन आप जरूर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले हम आईटीआर 1 की बात करते हैं। आईटीआर 1 फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है? अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और उनका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम है और ये जो इनकम है वो सैलरी से आ रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है या अदर सोर्स से आ रहा है। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से कम है तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान फॉर्म होता है आईटीआर 1, इसको सहज फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद आईटीआर 2 फॉर्म आता है। आईटीआर 2 फॉर्म इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है। बिजनेस इनकम को छोड़कर आईटीआर 2 में सारे सोर्सों के इनकम आप दिखा सकते हो। सैलरी से आ रहा है तो भी, हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है तो भी, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस भी दिखा सकते हो, अदर सोर्स, लॉटरी इनकम, कोई भी अमाउंट का एग्रीकल्चरल इनकम हो, सब कुछ आप आईटीआर 2 में दिखा सकते हो। सिर्फ बिजनेस इनकम आप यहां पर दिखा नहीं सकते हो, ठीक है, आईटीआर 2 में। तो अगर बिजनेस इनकम हो तो उसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है? आईटीआर 3 और आईटीआर 4, ये दोनों फॉर्म बिजनेस इनकम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको बिजनेस इनकम है या बिजनेस इनकम के साथ साथ दूसरा भी कोई सोर्स का इनकम है तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? आईटीआर 3 फॉर्म जो होता है वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एप्लीकेबल होता है। यहां पर आप किसी भी सोर्स के इनकम को दिखा सकते हो बिजनेस इनकम के साथ में। बहुत बड़ा फॉर्म होता है आईटीआर 3। लेकिन अगर आईटीआर 4 की हम बात करें तो ये भी बिजनेस के लिए होता है लेकिन एक छोटा सा फॉर्म होता है। उसके अलावा आईटीआर 4 रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अवेलेबल होता है और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो टोटल इनकम है सभी सोर्स से वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आईटीआर 4 में ये लिमिटेशन भी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस इनकम को अगर आईटीआर 3 में दिखा सकते हैं तो आईटीआर 4 क्यों बनाया गया है? आईटीआर 4 हमें एक बेनिफिट देता है। बिजनेस इनकम अगर आपको है तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप आईटीआर 4 में इनकम दिखा सकते हो। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब क्या है? आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टर्नओवर होता है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज का आपको इनकम दिखाना होता है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रोसेस बना देता है आईटीआर फाइलिंग का। आईटीआर अगर 4 आप चूज करते हो तो, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस है, प्रोफेशनल इनकम है तो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ टर्म कंडीशन है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आईटीआर 4 में बिजनेस इनकम के साथ साथ आप सिर्फ सैलरी इनकम दिखा सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। कैपिटल गेन या शेयर मार्केट से रिलेटेड इनकम आप यहां पर दिखा नहीं सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन भी होता है। एक सिंपल सा आपको ट्रिक यूज करना है। जो भी आपका इनकम का सोर्स है आपको ऐसा आईटीआर फॉर्म चुनना है जिसमें सारे आपके इनकम के सोर्स कवर हो जाए।
एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आपको सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन है और बिजनेस इनकम भी है, तो कौन सा ITR फॉर्म चुनेंगे? सैलरी इनकम के लिए तो ITR 1 हो जाता है, लेकिन कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम उसमें कवर नहीं होगा। कैपिटल गेन और सैलरी दोनों के लिए ITR 2 हो सकता है, लेकिन बिजनेस इनकम ITR 2 में कवर नहीं होता। तो ITR 3 आप चुन सकते हो, क्योंकि उसमें बिजनेस इनकम भी कवर हो जाता है, कैपिटल गेन भी और सैलरी इनकम भी। अब आप बोलोगे कि ITR 4 में भी तो बिजनेस इनकम कवर होता है। बिजनेस इनकम तो कवर हो जाता है, लेकिन कैपिटल गेन ITR 4 में कवर नहीं होता है। तो इस केस में सही ITR फॉर्म है ITR 3, क्योंकि सारे इनकम सोर्सेज इस ITR में कवर हो जाते हैं। तो ऐसा ITR फॉर्म आपको चुनना है जिसमें आपके सारे सोर्स कवर हो जाए, सारे इनकम कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ITR 5 आता है। ITR 5 सिंपल और प्लेन है। कोई पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, AOP है, BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो गया, बिजनेस ट्रस्ट हो गए। तो ऐसी एंटिटी ITR 5 फाइल कर सकते हैं। ITR 6 कंपनी के लिए है और ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो गया, कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो वो ITR 7 फाइल करती हैं। अब ITR फॉर्म कौन सा चूज करना है ये तो पता चल गया। अब इनकम कंप्यूट कैसे करना है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।